आदाब, मैं हूँ वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं मुबशिर ज़ैदी। अभी मैं खालिद इरफान का सोशल मीडिया पे एक ताज़ा कलाम पढ़ रहा था। एक शेर मैंने चुन लिया आपके लिए। काश मैं देखूँ इन आँखों से नया पाकिस्तान, अब तो नंबर भी बदलने लगा भी नाई का। वाह, ठीक है। एक साहब हैं शेख रशीद, वज़ीर रेलवे हैं, और रेलवे कैरेज में क्या होता है, माल जाता है माल आता है, गंदम आती है गंदम जाती है। होना तो ये चाहिए ना। उन्होंने कहा कि लोग नवंबर दिसंबर में ज़्यादा रोटी खाते हैं, इसलिए गंदम की किल्लत हुई है। और जब लोग हंसने लगे तो शेख रशीद साहब कहने लगे ये मजाक नहीं है, ये एक रिसर्च है, उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ, आप लोग हंसे नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ झंझनाटू में भी एक रिसर्च हुई है। अच्छा, कि हर बात पे बात करने से आदमी की मौत वाकई नहीं हो जाती। ये भी एक रिसर्च है। अच्छा, हमारे जो वज़ीर बराए फूड इनसिक्योरिटी, हाँ, एंड सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा सॉरी, ठीक, खुसरो बख्तियार साहब, हाँ हाँ, खुद जिम्मेदार हैं, बिल्कुल। जद्दी पुश्ती हैं। वो ये कह रहे हैं कि कल तक गंदम की कीमतें मुल्क में मामूल पे आ जाएंगी। बहुत अच्छी बात। मैं सलाम पेश करता हूँ गुड गवर्नेंस को, फिरासत को, जहानत को एंड व्हाट नॉट। अब मैं मज़ीद बकवास करता रहूँगा, तुम टेक ओवर कर लो मुझसे। अच्छा चलिए, आपने जो अपनी गुस्सा निकालनी थी या भड़ास निकालनी थी वो तो निकाल दी, लेकिन जो बेचारे भुगत रहे हैं ज़रा उनकी तरफ भी रुख करते हैं। जो आटे का बहरान शुरू हुआ और जिस तरह से कीमत गई, अब गुज़िश्ता डेढ़ बरस में, यानी जब से हुकूमत आई है, आटे की कीमत जो है वो 80% तक बढ़ चुकी है। और अब जो है कल परसों जो बहरान आया है, जिसको हुकूमत कह रही है कोई बहरान नहीं है, मीडिया का ये पैदा करदा बहरान है। पैनिक फैल गई और लोगों ने दबादब आटे की बोरियां लेनी शुरू कर दी। मगर जाहिर है इस बहरान के पीछे भी बहुत कुछ था कि कैसे ये बहरान यहाँ तक कैसे पहुँचा। तो हमने सोचा कि अपनी टामक टोइयाँ लगाने के बजाय अगर हम जो तहकीकाती सहाफ़ी हैं जिन्होंने इस स्टोरी के ऊपर काम किया है उन्हीं से बात कर लें। तो ऐसी दो तहकीकाती सहाफ़ी हैं, एक सोहेल इकबाल भट्टी हैं, मेरे फॉर्मर कॉलीग भी रहे हैं और बहुत काम करते हैं, आजकल 92 चैनल के साथ वाबस्ता है। उनसे शुरू करते हैं। सोहेल, ये बहरान आया तो, लेकिन जाहिर है इसका पता तो काफ़ी अरसे से चल रहा था कि ऐसा कुछ होगा। हर 6 महीने 3 महीने बाद कीमतें बढ़ रही थी। अजय साहब, मैं इसको बहरान कतई नहीं कहूँगा, चूँकि ये मामला शुरू है जुलाई 2019 से जी। और सिर्फ एक साल के दौरान अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही, जब आपके पास गंदम सरप्लस थी, नवंबर 2018 से गंदम का एक्सपोर्ट करने का फैसला किया गया कि हम सरप्लस हैं। नवंबर 2018 से 16 जुलाई 2019 तक 1,69,000 टन हमने गंदम एक्सपोर्ट की। और सब लोग ये कहते रहे, ईसीसी को कहा गया, फेडरल कैबिनेट को बताया गया कि गंदम सरप्लस है, इसको मेंटेन करने में, इसके स्टॉक्स को मेंटेन करने के ऊपर हमें अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते हैं, बेहतर ये कि हम इसको एक्सपोर्ट कर दें। एक्सपोर्ट किया गया। 17 जुलाई 2019 को इसके ऊपर पाबंदी आयद की गई। इस दौरान लीगली एक्सपोर्ट भी हुई और स्मगल भी गंदम बेतहाशा की गई ईरान और अफगानिस्तान को। जुलाई 2019 से ऑनवर्ड फ्लोर मिल्स के मालकान ने इसकी कीमत में इजाफा करना शुरू किया, गट्स जोड़ करके मसाफ़ती कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए, और ये सिलसिला बड़े मुनज़्ज़म तरीके से किया गया। ये 20 से 25 लोगों की सारी वेल प्लान्ड मूव थी। वो मुसलसल इजाफा करते रहे, मीडिया और नॉन बाय एसोसिएशन शोर मचाते रहे। अक्टूबर 2019 से ये मामला वफाकी काबीना के सामने आया। 3 मरतबा मसाफ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरपर्सन ने वज़ीर-ए-आज़म समेत वज़रा को जाकर ब्रीफिंग दी कि पाकिस्तान में 915 शुगर मिल्स हैं, उनका गठ जोड़ है, वो खिलाफ कानून कीमत फिक्स करते हैं, वो सेंसिटिव डाटा की शेयरिंग करते हैं, और उसके साथ साथ बेशुमार फ्लोर मिल्स कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, बोगस फ्लोर मिल्स हैं, उनके पास कोटा मौजूद है और उसी कोटे के ऊपर मैन्यूवरिंग हो रही है। दिसंबर के फर्स्ट वीक में सारी क्रिस्टल क्लियर पिक्चर थी वफाकी काबीना के सामने, लेकिन मजाल है कि मीडिया के क्वेश्चन करने के बावजूद, वज़रा की तरफ से वज़रा ने ब्रीफिंग लेने के बावजूद वफाकी या सूबाई हुकूमत ने कोई अमली इकदाम उठाया हो उन कार्टेल के खिलाफ। 16 दिसंबर को बिलाखिर मसाफ़ती कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोर मिल्स मालकान को
7.5 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। और 2 साल की उनकी स्टडी थी कि बड़े पैमाने के ऊपर मैनूवरिंग हो रही है, हुकूमत को आटे की कीमत खुद मुकर्रर करनी चाहिए, गंदम की तरसील और प्रोक्योरमेंट का निज़ाम इंतहाई गैर शफाफ है। उनकी रिपोर्ट्स आई ओपनिंग है, किसी ने उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। आटे की अभी भी मार्केट के अंदर आटे की किल्लत नहीं है। ये बहरान भी ज़ाहिर है एक आध हफ्ते में सोहेल इकबाल भट्टी हल हो ही जाएगा, जैसे टमाटर का बहरान हल हो गया। अब अगला बुखार किस कमोडिटी पे चढ़ने वाला है ये बता दें सर। अल्लाह न करे कि हम किसी की पेशन गोई करें, दोबारा कोई बहरान आए। आवाम का जीना दो महाल हो चुका है। अल्लाह करे कि ये आखिरी बहरान हो, और जो लोग इतना कुछ कमा चुके हैं, अब तो बड़ा कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप फेक बैंक अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो सकती। तो अब मेरे ख्याल में ऐसे लोगों को कुछ कौम के ऊपर, कौम के हाल पर तरस आएगा और इस किस्म के वारदातें नहीं डालेंगे। और अगर वज़ीर-ए-आज़म की मशीनरी थोड़ी सी एक्टिव हो जाए तो इन मसाइल के ऊपर बहुत आसानी से काबू पाया जा सकता है। सोहेल इकबाल भट्टी, आप बहुत जबरदस्त मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मैं आपसे बात करके बहुत खुश अच्छा, अभी आपके साथ इतनी पॉजिटिव इनके साथ ही रहेंगे। हमारे साथ शहबाज राना ने भी ज्वाइन किया है। एक्सप्रेस के तहकीकाती सहाफ़ी हैं और ख़ासी इनकी मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है और बहुत डिफरेंट चीज़ें लेकर के आते हैं। शहबाज, आप किस तरह देखते हैं सारे बहरान को? कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ मिसमैनेजमेंट है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कार्टेलाइजेशन है, तो ये है क्या? जी, पहले तो अस्सलाम वालेकुम जी, आप बहुत शुक्रिया आपका। आपके प्रोग्राम के साथ एक ख़ास मोहब्बत भी है हमें। आप थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग काम करते हैं ना, तो ज़रा हट के बात करने का मज़ा भी आता है। सर देखिए, ये जो चीज़ें इस वक्त हो रही हैं ना, ये व्हाट आई वुड से कि ये सारा प्री प्लान हुआ है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। आपको चीज़ों को ट्रेस आउट करें तो आपको जो खुरा मिलता है ना, वो उसी तरफ जाता है जिसमें कभी वो जो चीनी के जो पैदावार में भी कोई कमी पेशी के मसाइल थे, या फिर उसकी चीनी की कीमत भी बढ़ी, तो ये जो गंदम का खुरा भी आपको वहीं पे निकलेगा जाके। सही। इसमें 2-3 चीज़ें इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। पहली चीज़ ये कि आपकी जब साल शुरू हुआ तो आपके मुल्क में गंदम के ज़खायर कितने थे, फिर उसकी पैदावार क्या थी, फिर बरामदात कितनी हुई, और फिर जो खरीदारी करनी होती है सरकारी अदारों में जिसमें वफाक सूबे सब शामिल है, वो इस सारी चीज़ों को जब आप एक दूसरे के साथ मिला के देखेंगे तो आपको बड़ा एक क्लियर एक पैटर्न नजर आएगा। और वो पैटर्न ये था कि पहले के जो ज़खायर इनको ग्रेजुअली ख़त्म किया गया या ख़त्म करने का एक इंडिया दिया गया, उससे मार्केट में नर्वसनेस हुई और उसके बाद प्राइसेज जो है जो शूट हुई। पाकिस्तान में इस साल जो गंदम की पैदावार थी वो हदफ से बहुत ज्यादा कम नहीं रही, 10 लाख टन कम रही। 10 लाख टन कुछ भी नहीं थी, क्योंकि इनके बकौल इनके पास बहुत ज्यादा ज़खायर लाख टन, तो 37 लाख टन का फिगर जो आज इसी को दिया गया कि लेफ्ट ओवर जो स्टॉक था वो हमारे पास 37 लाख टन था, जो सरकारी आदादोशुमार है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज थी इम्पोर्टेंट, इसी ने जो सूपों को और पास को वफाक का इदारा है, उसको जो टारगेट दिया गंदम की खरीदारी का वो 62,25,000 मैट्रिक टन, 62,25,000 मैट्रिक टन के अगेंस्ट इन्होंने खरीदी 40 लाख मैट्रिक टन। तो जब 22 लाख मैट्रिक टन की कम गंदम कम खरीदी गई, जो एक महीने की आपकी खपत के बराबर है, तो क्या किसी के कार पर जूं रहेगी? क्या वफाकी वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी, सूबाई वजीर जो है खुराक के KP के और पंजाब के, सूबाई वजीर सिंध, सूबाई वजीर बलूचिस्तान, क्या ये सारे शामिल थे इसमें? पहला सवाल ये गंदम खरीदी क्यों नहीं गई जब टारगेट दिए गए? दूसरी चीज, जब गंदम कम खरीदी गई तो फिर ये बरामद कैसे होती रही? और खास तौर पर जब बैन लगा दिया ICC ने 17 जुलाई 2019 को, वहां से लेके अक्टूबर 2019 तक ये 48,000 मैट्रिक टन चीनी गंदम और आटा कैसे मुल्क से पाए? अच्छा शहबाज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। कल जो है वज़ीर फूड सिक्योरिटी बगौल फूड इनसिक्योरिटी खुशो बख्तियार ने कहा कि जो वाफिर ज़खायर मौजूद हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। अचानक आज सुबह खबर आती है कि 3 लाख जो है टन वो गंदम का ऑर्डर दे दिया गया है और प्राइवेट पार्टियां इसको इंपोर्ट करेंगी यूक्रेन से, किर्गिस्तान से और काज़ाकिस्तान से। तो ये क्या चक्कर है? देखें सर, इसमें बड़ी सीधी सी बात है। ये कहते हैं कि हमारे पास 42 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। इसका मतलब ये पब्लिक सेक्टर में, जो प्राइवेट मेयर और आपके घर में पड़ी हुई, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर में अगर 42 लाख गंदम पड़ी हुई है तो आपकी जो कंजम्पशन है 2 माह के वो बराबर एज पर देयर एस्टीमेट, मुझे नहीं पता कितने इनका दावा है कि 20 लाख टन है पर मंथ। तो अगर 42 है, अभी हम बैठे हुए आप आज 20 जनवरी है, 20 फरवरी और 20 मार्च, इनके पास 20 मार्च तक इनके पास ज़खायर ऑफिशियली। बिल्कुल।
या तो ये है कि वो ज़खायर है और पीछे ज़खायर नहीं, वो खत्म हो चुके हैं, या तो वो सिंध की तरह पंजाब में भी चूहे खा गए, तो अगर चूहे खा गए तो फिर नैब देख लीजिए कौन सी। सर मुझे ठेका दें 3 लाख टन गंदम का यूक्रेन से, उज़्बेकिस्तान से, कजाकिस्तान से, मैं तो एक टांग पे नाचूंगा। उसकी वजह यह है कि एमरजेंसी का कह के कि जी उथों मिल रही है, इन्हें डॉलर दी हो, लेनी है या नहीं लेनी, हुकूमत मुंह मांगे कीमत पे लेने पे मजबूर होगी और पैसा आपस में बढ़ जाएगा। जी जी, दो बातें इसमें बुनियादी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आज की कीमत जो ECC को बताई गई है उसमें अगर सारे ड्यूटीज और टैक्सेस शामिल करें तो 19 अरब 40 करोड़ रुपए की गंदम बनती है, 3 लाख टन। चूंकि मुल्क में इस वक्त हंगामी सूरत हाल है, बावजूद इसके कि हमारे पास ज़खायर पड़े हुए, हमने 7 अरब और 70 करोड़ का टैक्स आज माफ कर दिया। तो अगर 7 अरब 70 करोड़ का टैक्स माफ कर दिया तो फिर किसको माफ किया? 7 अरब 70 करोड़ तो मेरे पास गया ना। हाँ, मेरी सही जेब में बात गया। है। प्राइवेट इंपोर्टर्स को एक वक्फा लेते हैं, प्लीज़ हमारे साथ रहेगा शहबाज राना, फिर वापस आ। वेलकम बैक। और अगर आटे पे ही आप परेशान हो रहे हैं तो अब चीनी का बुरहान सर पे खड़ा है। वो साहब 5 रुपये चीनी महंगी हो गई है। और मज़े की बात यह है कि आपको सबको पता होगा कि वज़ीर आज़म की ज़राअत के टास्क फोर्स के सरबराह जो है वो जहांगीर तरीन साहब हैं। ये तुम लोगों की बड़ी ज़्यादती है, तुम लोग हर चीज़ में ना जहांगीर तरीन का नाम ले आते हो। नहीं, अच्छा, यहाँ मैं आपके साथ नहीं। चलें, वो नहीं है भाई, वसत की फरमाइश पे उनको हटा दिया गया हर चीज़ में जहांगीर तरीन यार। तो शहबाज मुझे बताएं, अब आटा तो चले, उसका बहरान तो चलेगा और 1-1.5 हफ्ते तक अगर शायद कीमतें 10 रुपये भी कम हो जाएं तो सब कहेंगे वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, 10 दिहाड़ी तो लगी ना, जिसकी लगनी थी दिहाड़ी लगी। और कीमत जो बढ़ेगी वो वापस आना बहुत मुश्किल होता है। चीनी में क्या हो रहा है शहबाज? चीनी तो हमारे दोस्त हैं यार। नहीं, चीनी हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो कारोबारी लोग हैं ना, तो अच्छा, चीनी वाले भी कारोबारी लोग हैं। हाँ, लेकिन चीनी के साथ वो नहीं करते जो हम चीनी के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल। सर चीनियों में दिल नहीं है और जो चीनी बनाते हैं उनमें भी दिल नहीं है। सही बात है। अपना असेसमेंट है। अच्छा, तो सर बुनियादी इसमें बात ये है, इस वक्त मैंने इस पे अपना जो इशू है उस पर भी 15 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम भी किया था। ओके। पंजाब में इस वक्त क्राइसिस एक चल रहा है, इसके ऊपर मेन स्ट्रीम मीडिया के दूसरा नजर नहीं गई। शुगर मिल मालकान ने इस दफा चूंकि गन्ना भी कम पैदा हुआ है, उसकी पैदावार जो अंदाजे अभी इनिशियल आ रहे हैं वो जो इनके टारगेट्स थे उससे काफी कम है, जिसकी वजह से वो जो डिमांड एंड सप्लाई का प्रिंसिपल है, तो जो सरकार ने रेट 190 रुपए पर 50 kg पर 40 kg मुकर्रर किया था, 10 रुपए बढ़ाए थे इस साल आतंकताई की कदर पर लात मारकर, तो वो 190 की बजाय चूंकि गन्ने की पैदावार कम थी तो शुगर मिल मालका ने आपस में थोड़ा सा कंपटीशन किया। इनको गन्ना जो मिला है वो 220, 230 और 240 रुपए फी मन मिला है, जिसकी वजह से इनका ये ख्याल है, जो उस वक्त हमारे जो पंजाब के इनके हैं प्रेसिडेंट गालिबन चेयरमैन जो पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के, उनका ये कहना था कि अगर हम इस रेट पे गन्ना लेंगे तो चीनी की जो कीमत है वो आपकी कम से कम 5-7 रुपए बढ़ जाएगी। अब मुझे इस बात का नहीं पता कि वो जो नई क्रशिंग हो रही है उसकी चीनी मार्केट में आई है, जो पुराने स्टॉक इन्होंने बढ़ाए हैं, दैट हैज टू बी सी। लेकिन इसमें जो फैक्टर्स बहुत ज्यादा प्ले कर रहे हैं, होर्डिंग का फैक्टर बिल्कुल अपनी जगह पे होता है, जो इन्फ्लुएंशियल प्लेयर्स हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और एक जो चीज जो हम इग्नोर कर देते हैं सारी डिस्कशन में वो टैक्सेस है। इस दफा जो 17% टैक्स लगा है और उसके अलावा आपकी हर चीज की आपकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ रही है। तो ये जो स्टेट लोग होते हैं, आपको पता है अपने घर पे से तो कोई नुकसान नहीं करता, तो वो सारा वो पास ऑन हो रहा है। तो अगर ओवरऑल सारी चीज को आप सम अप करें, गन्ने की कीमत में इजाफा होना, कॉस्ट ऑफ एनर्जी में इजाफा होना और गन्ने की कम पैदावार में इजाफा होना, ये तीनों फैक्टर्स मिलके इनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कीमतें बढ़ाने की। तो हुकूमत किस मर्ज की दवा है वैसे शहबाज? किस हुकूमत की सर बात कर रहे हैं? अच्छा, लेकिन वजीर आजम का कॉन्फिडेंस जो है, आज भी टिकट चल रहे थे कि ऐसे इक़दाम होंगे कि महंगाई में कमी आएगी, तो उस पर क्या किया जाए? सर वो आज पीसीसी में समरी गई है जी, 2 दफा डिस्कस हुई है, अप्रूव नहीं हुई। गैस की कीमतों में इजाफा, तो वो अप्रूव इसलिए नहीं हुई कि आज हुकूमत ने अपनी तरफ से कौम को एक अच्छी खुशखबरी दी है, 3 लाख मैट्रिक टन गन्ना बरामद करके, तो बुरी खबर अगले हफ्ते देंगे।
अच्छा, ये भी सही है। चले, बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें तफसील से बल्कि वो जो आपने कहा ना कि जी वज़ीर आज़म जो है वो बहुत ही पॉजिटिव है, उसकी एक वजह एक और भी हो सकती है कि शायद वज़ीर आज़म को और सदर ममलिकत को भी पूरी रियलिटी नहीं बताई जाती। हाँ। तो उनके जो बयानात हैं वो बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि जैसे रियलिटी से मुख्तलिफ हैं। हाँ। हालांकि इसमें उनका कसूर नहीं है। लेकिन एक वो सदर साहब का भी चल रहा था, मैं मुश्किल कोई दलील लेके आया हूँ इन दोनों के हक में। आप महान हैं। आज वो एक शॉट भी चल रहा था कि सदर से पूछा कि आपको आटे के बहरान का, उन्होंने कहा यार कौन सा बहरान, मुझे पता नहीं है, बहरहाल पता होना चाहिए। उस सदर का क्या यार, 2 चपाती खाते हैं शोरबा और दाल के साथ, उनको क्या पता। लेकिन किसी ने कहा कि आज पता चला कि ममनून हुसैन क्यों नहीं बोलते थे। क्या ये भी नहीं बोलते ना? अच्छा, कहाँ बोलते? चलें एक ब्रेक ले लें और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कल रात लाहौर एयरपोर्ट पे इंसानी हुकूक की सरकर्दा कारकुन जलीला हैदर पहुंची। वो यूके जाना चाह रही थी, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स में कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें शिरकत के लिए, कि अचानक FIA ने कहा कि आपका नाम है नो फ्लाई लिस्ट में, आप परवाज़ नहीं कर सकती और आपको मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की बुनियाद पे नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया है। जलीला का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ले लिया गया। 7 घंटे उन्हें बिठाए रखा गया, ये कहते हुए कि कुछ अफसर आएंगे जो आपसे मज़ीद पूछताछ करेंगे, लेकिन कोई ना आया। 7 घंटे बाद उन्हें कहा गया ये आपका पासपोर्ट है, ये आपका शनाख्ती कार्ड है, आप जाना चाहें तो UK चली जाएं। उसके बाद ज़ाहिर है कि वो कैसे जा सकती थी, वो बाहर आ गई। वहाँ इंसानी हुकूक़ के दीगर कारकुनान थे, वो भी मुस्तकिल कई घंटे तक खड़े रहे। जलीला, मैंने आपके बारे में बहुत इल्ज़ाम सुने हैं अब तक, लेकिन मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम शायद मेरी नज़र से चूक गया। वो इसलिए कि मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि 2018 में जब आप तादम मर्ग भूख हड़ताल पे बैठी थी कोयटा में, तो जनरल कमर जावेद बाजवा उस भूख हड़ताली कैंप में आए थे, आपके सर पे हाथ रखा था और आपको कुछ मुतालबात के मंजूर करने की यकीन दहानियाँ कराई थी। फिर 2019 की BBC की जो सबसे ज़्यादा बाअसर ख़वातीन की ग्लोबल लिस्ट में है, उसमें भी आपका नाम शामिल था। तो ये जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ कब से आपने शुरू की? कोई डाका डाला, असला स्मगल किया, बम धमाके में मुलविस नहीं, जासूसी की, ये क्या कुछ वजाहत उन्होंने की आपके साथ कि ये क्या है मुल्क दुश्मनी? मैं तो ये शायद पाकिस्तान में वसत मुल्क दुश्मनी यही है कि हम इक्वल राइट्स की बात करते हैं, माइनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात करते हैं, मजहबी अक़लियतों के जो उनके इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इसी तरह हम कहते हैं कि पाकिस्तान में किसी को उसके सेक्ट, एथनिसिटी और फेथ के बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेट ये तो आप पॉजिटिव बातें कर रही हैं ना। वो जो कह रहे थे कि जी मुल्क दुश्मनी की वजह से आप नहीं जा सकती, आपका नाम लिस्ट में है, तो उन्होंने कुछ बताया कि कौन सी मुल्क दुश्मनी? बस यही जो मुझे महसूस हुआ, उन्होंने ये भी कहा कि आप जो जबरी गुमशुदा अफराद के साथ जाती है तो ये एक मुल्क मतलब एंटी स्टेट एक्टिविटी है जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये उन अफसरों ने कहा? उन्होंने ये भी कहा कि ये जी हाँ, उन्होंने मगर ये कहा कि हमने ये नाम नहीं डाला है आपका, ये हमें कहीं और से आया है, किसी और इदारे ने कहा है और आप यहाँ बैठे, हम वो आएंगे, आपसे मज़ीद इंटरोगेशन करेंगे। लेकिन फिर वो नहीं आए। जलीला, तो आप तो खुद वकील हैं, तो बहैसियत वकील भी आप जानती है कि ज़ाहिर है कुछ ना कुछ रीज़न तो देनी होगी। तो अब ये भी कहा जा रहा है कि आपको कहा गया जब फ़्लाइट चली गई कि अब आप जा सकती हैं तो पकड़ लें जहाज़, या दूसरा जहाज़ पकड़ लें, तो दूसरा जहाज़ पकड़ने का। हाँ,
जी हाँ, उनको ये लगा होगा कि शायद मुझे बड़े फंड्स आते हैं बाहर मुल्कों से, तो मैं एक जहाज़ मिस करके दूसरे जहाज़ में बैठ सकती हूँ। उनका जो ये नरेटिव था वो बड़े घबराए हुए भी थे, शायद उनके पास कोई जवाब नहीं था मुझे रोकने का। 7 घंटे उन्होंने मुझे बिठाया, उसमें कोई भी एक ऑफिसर, एक सिपाही तक नहीं आके उन्होंने मुझसे इंटेरोगेशन किया या मुझसे बात तक नहीं की कि हमने आपको यहाँ पर क्यों रोका है, जिसके सबब मुझे पैनिक फील हुआ, जैसे मुझे सॉलिटरी तौर पर कन्फाइन किया गया हो या किसी ने मुझसे अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाली हो। मैं 7 घंटे वहाँ बैठी रही, मुझे कुछ भी मतलब रिस्पांस नहीं मिल रहा था। उन्होंने मेरा CNIC और पासपोर्ट भी कन्फेसिकेट करके रख दिया और उन्होंने कहा हम आपको बाद में देंगे या फिर आप हम वो जो ऑफिसर आएंगे। पर 7 घंटे बाद जब कोई ऑफिसर नहीं आए तो वो बड़ी उजलत में थे, परेशान से थे। उन्होंने आके मुझे पासपोर्ट और CNIC दे के कहा कि मैम आप यहाँ से चली जाए, आपका लगेज हम भिजवा रहे हैं। तो मैंने कहा पर मुझे रोका क्यों है 7 घंटे आप लोगों ने? उन्होंने कहा कि बस कोई सेंसिटिव इशू था तो आपको रोका था। फिर एक ने कहा ये मिसअंडरस्टैंडिंग था। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कि ये इतने बड़े इदारे मुल्क में बैठे होते हैं और उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग लेकिन आपने ये कंफर्म, आपने आप दूसरा फ्लाइट लेके चले जाए। आपने कंफर्म किया कि अब भी मेरा नाम इस लिस्ट में है, नो फ्लाई लिस्ट में है या नहीं है, ये कंफर्म किया आप? जी हाँ, मैंने क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली मेरा नाम तो नो फ्लाई लिस्ट से निकल नहीं सकता, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की जुरिस्डिक्शन में आता है, या फिर हमें कोर्ट से सीख करना होगा कि अपने नाम को वहाँ से निकाल सके। तो मैंने वहाँ जब पहले मुझे रोका गया था तो एक कमरे में लेके गए और उन्होंने अपने कंप्यूटर में टाइप किया, जहाँ पर उन्होंने मुझे दिखाया कि जो मेरा डेट ऑफ ECL में जो मेरा नाम था वो 15 नवंबर शो कर रहा था। इसके अलावा वो ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ की वजह से उन्होंने ये मेंशन किया था और एक इदारे का भी नाम मेंशन किया था कि उनकी तरफ से ये है और वो लिखा हुआ था। तो ऑटोमेटिकली तो वो तो रिमूव नहीं हो सकता है। तो आप जलीला, आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगी बहैसियत वकील? अब आप इस चीज़ को चैलेंज करेंगी, क्या इरादा है? पहले तो मैं ये तवक्को रखती हूँ कि क्योंकि मेरे ECL में उन लोगों का नाम डाला जाता है जो हीनियस क्राइम्स में मुलविस हो, तो हमारा तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ना मुझ पे FIR है। तो पहले तो ये हैरत हुई कि ECL में नाम किस ग्राउंड पे डाला गया है। मतलब कोई भी आके कहे एंटी स्टेट एक्टिविटी तो बस डाल देंगे किसी का नाम, ना कोई FIR, ना कोई मंतिकी जवाज़ उसका, ना मैंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, ना कोई मैं स्मगलिंग कर रही हूँ, ना कुछ ऐसा जो मुल्क मुखालिफ। तो यही चीज़ें होती है, मुल्क मुखालिफ तो आईन के दायरे की बात की नहीं है। तो अभी मैंने अपने जो लॉयर है यहाँ लाहौर में असद जमाल, उनसे ये कह दिया है कि वो इनको लीगल नोटिस भेजेंगे वजारत दाखिला को, और सबसे पहले हम ये आंसर सीख करेंगे कि उन्होंने किस ग्राउंड्स पे मेरा नाम एंटी स्टेट, जो बहुत बड़ा, इससे मुझे बहुत रेप्यूटेशन को डैमेज किया है। मुझे लोगों में जो है मुझे आज शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हर कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी आपको। बहरहाल थैंक यू सो मच गए हमसे बात करने का, शुक्रिया। हमें एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, अब थोड़ा सा आप आराम भी कर लीजिए, एक वक्फा ले लें। उबैदुल्लाह अलीम का शेर है, हर तीरगी में तूने उतारी है रोशनी, अब खुद उतर के आ कि स्याह तर है कायनात। नौशेरा का एक गांव है ज़ियारत काका साहब, वहाँ कल एक ख़बर आई कि एक फूल जैसी बच्ची 8 साला अवज़ नूर उज़नूर वो मदरसे गई लेकिन वापस ना आई। मसाजिद में ऐलानात हुए। शाम के बाद एक टैंक में 2 अफराद उसको डुबोते हुए देखे गए। गांव वालों ने उनका पीछा किया
कुछ दूर वो भागे मगर उन्हें पकड़ लिया गया। गांव वाले इन दोनों को ज़िंदा जलाना चाहते थे मगर उस नूर के मामू ने दोनों मुलजिमों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया और FIR भी मामू की मुद्दत में कटी। उस नूर के वालिद सऊदी अरब में मेहनत मुशक्क़त करते हैं, वो पहुंच चुके हैं। फोरेंसिक्स रिपोर्ट अभी आना बाकी है। गर्दन पे तशद्दुद के निशानात हैं। दोनों मुलजिमों ने भी इक़बाल जुर्म कर लिया है। ज़ैनब अलर्ट बिल 2 हफ्ते पहले मंजूर हो चुका है पार्लियामेंट से। ये उसकी पहली आजमाइश। बिल्कुल। और DPO जो हैं नौशहरा के काशिफ जुल्फ़िकार, उन्होंने कहा है कि जो 2 लोग हैं रफ़ीक और आबदार, ये दोनों इस बच्ची के मोहल्लेदार थे और उन्होंने ही उसको अगवा किया है। उन्होंने कहा कि अभी तक फोरेंसिक ही वो करेगी कि ज़्यादती हुई है जिनसी के नहीं, ताहम उन्होंने कहा कि कोशिश ज़रूर की गई उससे जिनसी ज़्यादती की। ऐसा ही एक केस अभी परसों जो है चूनिया और कसूर में भी सामने आया। कसूर में फिर दोबारा जहाँ से ये चल रहे हैं। अभी तक जो हमारा लॉ है ज़ैनब अलर्ट बिल, वो सेनेट में फंसा हुआ है। अल्लाह करे वो जल्दी पास हो और सूबे भी अडॉप्ट करें, लेकिन हमें उससे सब जब तक इन चीज़ों की को प्रिवेंट करने का जो है वो नहीं एम्पावर किया जाएगा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोस को। और मतलब क्या कहें दोबारा से हम मसला समझेंगे तो एम्पावर करेंगे ना। हमारे नज़दीक तो ये सीरियस मसला है ही नहीं। हमारे नज़दीक तो मुद्दा ये है कि पंजाब में काफ लीग को हुकूमत में कितना हिस्सा मिलेगा। हमारे लिए तो सबसे प्रायोरिटी की बात यह है कि IG सिंध को कब हटाया जा रहा है या नहीं हटाया जा रहा। ज़ैनब अलर्ट बिल, ये बच्ची के साथ जो हुआ, चूनिया में जो हो रहा है, मतलब ये प्रायोरिटी होती, सही बात, तो ये हो जाता ना। तो प्रायोरिटीज़ हमारी बहुत नेशनल लेवल की हैं। लेकिन अब पुलिस कम अज़ कम देखिए अरेस्ट कर रही है और ट्राई भी कर रही है, लेकिन मसला तो वही होगा कि इनको रोका कैसे जाए। अब ज़ैनब अलर्ट बिल अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ जब कोई ऐसी लेजिस्लेशन पेश हो तो तमाम वो मिनटों में जो है बग़ैर बहस के मंजूर हो जाती है, और इस तरह की लेजिस्लेशन जिसका ताल्लुक़ हमारे बच्चों के साथ है वो लटकी भी है। उसके ऊपर जो है ऐसे वो मामूली नुक्ते के ऊपर फंस जाते हैं कि असल मसला है कि इंसानी जान को रियासत कितनी इम्पोर्टेंस देती है। ये हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। अभी जो बर्फानी तूफ़ान आया बलूचिस्तान में, इसमें आप देख लेना, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट बलूचिस्तान खुल के कह रही है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट वालों से कि हमारे पास वसाइल नहीं है। NDMA वाले कह रहे हैं कोई फिक्र की बात नहीं, हम आइंदा से ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। यानी तूफ़ान गुजरने जैसा कि वो होता आया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान वो कह रहे हैं, जाम कमाल साहब, कि इस्लामाबाद ने इस मुसीबत में बलूचिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का वो क्या कहते हैं, कोई अलहदगी पसंद या कोई शिद्दत पसंद नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान जो है वो कह रहा है, वो कह रहे हैं कि जी NHA और NDMA के चेयरमैन समेत वज़ीर तो छोड़ें, एक वफाकी जो कंसर्न ऑफिसर था वो बलूचिस्तान नहीं आया, जबकि वहाँ 20 से ज़ायद लोग जो हैं वो जहाँ बहाँ हो गए। कश्मीर में ज़ाहिर है कि जानी नुकसान हुआ, वहाँ सब गए और जाना भी चाहिए था। लेकिन मसला ये है कि जो रेस्क्यू एफर्ट्स हैं, भले आप बचा सकें ना बचा सकें, लेकिन कम से कम नज़र तो आए ना कि आप रेस्क्यू कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश ही नहीं नज़र आती है। फिर हम कहते हैं आहा ये तो क्या सानिया हो गया, क्या नहीं हुआ, हमारा मुकद्दर ख़राब है। हाँ बस जी, अल्लाह दी मर्ज़ी। ठीक है जी, अल्लाह दी मर्ज़ी। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।